आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे, है ना। हाइपरवैलेंट स्पीशी, हाइपोवैलेंट स्पीशी क्या होती है, आइसोस्टेर, आइसोजोमेट्रिकल, है ना। और आइसो स्ट्रक्चरल क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की हमने वहाँ पे बात करी थी। पाई बॉन्डिंग को हमने वहाँ पे समझा था। आज स्टार्ट करेंगे बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बैक बॉन्डिंग। भाई ये बैक बॉन्डिंग होती क्या है, इसको ज़रा समझो। बैक बॉन्डिंग होने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। बैक बॉन्डिंग होने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहली चीज़ तो हो गई हमारे लिए, दैट इज़ डोनर एटम। ठीक है, पहली चीज़ हो गई डोनर एटम। और दूसरी चीज़ हो गई हमारे पास में एक्सेप्टर एटम। डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम तो हमें पता ही है क्या होते हैं भाई, है ना। फिर भी लिख लीजिए। डोनर एटम वो जिनके पास में एटम हैविंग फिल्ड ऑर्बिटल, फिल्ड ऑर्बिटल हो जिनके पास में, वो डोनर एटम हो जाएंगे। एग्जाम्पल हमारे लिए हो गए, देखो 2p भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 4p भी हो सकता है, एट्सेट्रा। ठीक है। एक्सेप्टर एटम कौन होते हैं, जिनके पास में वैकेंट ऑर्बिटल हो, एटम हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखें। 2p, 3p, 4p, 5p एट्सेट्रा, या 3d भी आप ले लो। ठीक है। अब ये जो डोनर एटम होते हैं, ये जो डोनर एटम है, ये सेंट्रल एटम भी हो सकते हैं। डोनर एटम में आप सेंट्रल एटम भी ले सकते हैं, या आप सराउंडिंग एटम भी ले सकते हैं। ठीक। और एक्सेप्टर एटम कौन कौन से हो सकते हैं, वो भी सेंट्रल एटम भी हो सकता है और सराउंडिंग भी हो सकता है। क्लियर। सेंट्रल एटम भी हो सकता है और सराउंडिंग एटम भी हो सकता है। अब ये जो बैक बॉन्डिंग होती है, ये सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट दोनों हो सकती है। अब सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग और इनसिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ज़रा। कि सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग जिसके होने से प्रॉपर्टी में ड्रास्टिक चेंज आ जाए, बहुत ज़्यादा चेंज आए, तो वही तो बैक बॉन्डिंग का फ़ायदा है। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, अगर प्रॉपर्टी में चेंज ही नहीं आ रहा हो तो फिर क्या मतलब है। और इनसिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग जिसके होने से प्रॉपर्टी में कुछ ज़्यादा फर्क ना पड़े, मतलब उसका होना ना होना एक बराबर ही हो जाए, तो वो इनसिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप एक नोट डाल के लिखें। आप नोट डालें और उसमें लिखें फॉर सिग्निफिकेंट, फॉर सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग आउट ऑफ डोनर एटम, आउट ऑफ डोनर एटम एंड एक्सेप्टर एटम, one must be from second पीरियड। मतलब क्या हुआ कि बैक बॉन्डिंग अगर आपको सिग्निफिकेंट करवानी है, अगर सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग करवानी है, तो उसके लिए कंडीशन ये हो जाएगी कि डोनर या एक्सेप्टर एटम में से कोई एक सेकंड पीरियड से बिलोंग करना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो इसको अगर समझना है कि कौन सिग्निफिकेंट हो रहा है, कौन इनसिग्निफिकेंट कर रहा है, तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रख देता हूँ। उनको आप सॉल्व करें और मुझे बताएं कि कौन सा इनसिग्निफिकेंट है और कौन सा सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग है, यानी कि किसी में बैक बॉन्डिंग हो भी रही है या नहीं हो रही, वो भी आप लोग इसमें चेक करना। तो देखिए कुछ क्वेश्चन रखता हूँ आपके सामने।
देखिए, अब बैक बॉन्डिंग एक्चुअली है क्या, वो भी पहले आप समझ लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। मैंने आपसे बोला बैक बॉन्डिंग के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, एक डोनर एटम होता है और एक एक्सेप्टर एटम होता है। ठीक है, एक डोनर एटम है और एक एक्सेप्टर एटम है। तो डोनर एटम क्या करता है, एक्सेप्टर एटम को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। डोनर एटम अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एटम को डोनेट कर देता है। और ये जो बैक बॉन्डिंग है दो तरीके से होगी, एक सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग होगी, एक इनसिग्निफिकेंट होगी। हमें देखना है सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है, हमारे लिए मेन मुद्दा वो है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करो पहले तो। चलिए देखें, PCl5 ही लिख दिया मैं डायरेक्ट ही। चलो PCl5 मत लिखो यार, इसको इसको PCl3 लिखो। चलिए हो जाए शुरू। देखें ज़रा ध्यान से, देखो PCl3 के अंदर हमें कैसी बैक बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, इनसिग्निफिकेंट। कैसी, इनसिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। क्लियर है। चलिए PF3 के अंदर सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग, कैसी, सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। Cl2O के अंदर सिग्निफिकेंट, कैसे सिग्निफिकेंट हुई है भाई बताओ ज़रा। देखो ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स हैं, बोलो है ठीक है। Cl2O, ये जो Cl2 है ये कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है। अब अगर थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है तो हमें ये पता है कि थर्ड पीरियड वाले के पास में क्या होंगे, वैकेंट पी और वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे। ये तो पता, थर्ड पीरियड में हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हुए आ रहे हैं, वैकेंट 3D ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो उस वैकेंट ऑर्बिटल में ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और बैक बॉन्डिंग करेगा यहाँ पे। क्लियर हो गई। चलिए NH3 में देखिए, एक फंडा और है यहाँ पे, ऑक्सीजन कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, सेकंड पीरियड से, है ना। ये भी देखना अपने को ज़रूरी है, सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट में। NH3 की अगर बात करें तो NH3 में तो बैक बॉन्डिंग होना ही नहीं है ना, होना ही नहीं है, क्योंकि H के पास में ना ही वैकेंट ऑर्बिटल है और ना ही यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र होते हुए दिखेंगे नाइट्रोजन के। H2O की बात करें तो H2O के अंदर भी नहीं होगी बैक बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन के पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। NF3 की बात करें तो NF3 में भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। SiH3n, बताइए भाई इसका, इसमें सिग्निफिकेंट होगी, इसमें क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। क्यों होगी सिग्निफिकेंट, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये जो सिलिकॉन है इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होंगे। क्लियर। देखिए CH3 n, बताइए इसमें, इसमें भी नहीं होगी, क्योंकि कार्बन के पास में ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है। ठीक है, नो बैक बॉन्डिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बैक बॉन्डिंग होती क्या है ना। अब जो बैक बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग के टाइप भी होते हैं, तो हेडिंग डाल लेना भाई, टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग के टाइप पे भी थोड़ी सी नज़र मार ली जाए। देखिएगा ज़रा, बैक बॉन्डिंग हमारे पास में जो हो रही है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक हो गई आपकी पी पाई बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग, मैं बी लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्लियर। एक हो गई पी पाई बैक बॉन्डिंग, एक डी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे पी पाई बैक बॉन्डिंग। तो पी पाई बैक बॉन्डिंग के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखना सर। पहले हेडिंग डाल लें अपन थोड़ा सा, पी पाई बैक बॉन्डिंग। अब पी पाई बैक बॉन्डिंग जब होती है तो हमें कोलेट्रल ओवरलैपिंग करवानी पड़ेगी दो ऑर्बिटल में। क्या लिखना है, कैसे होती है, इट इज दी कोलेट्रल ओवरलैपिंग, collateral overlapping in between two orbital। अब ये कोलेट्रल ओवरलैपिंग कैसे होती है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार देखो। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ, ये एक ऑर्बिटल है,
p ऑर्बिटल और ये एक p ऑर्बिटल है। क्लियर? ये दो p ऑर्बिटल हैं और जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ बैठा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे शेयर करेगा या डोनेट करेगा और ये जो बैक बॉन्डिंग है हमें देखने को मिल जाएगी। अब ये बैक बॉन्डिंग कैसे हुई? अगर मैं बोलूँ कि ये सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ बैक बॉन्डिंग हुई। वैसे ही आप देखो, इसको जस्ट अपोजिट कर लो। मान लो कि एक p ऑर्बिटल है, ये एक p ऑर्बिटल है। इस बार इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफ़र हुए भाई, ये बॉन्ड बना। अब यहाँ हम लोग क्या कह सकते हैं कि साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ बैक बॉन्डिंग हुई। क्लियर है? तो अगर अपन देखें इस चीज़ के अंदर कि ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये जो साइज फैक्टर आएगा इसके अंदर, जो p ऑर्बिटल जो है उसके अंदर जो साइज फैक्टर आएगा उससे भी फर्क पड़ेगा। यानी कि n की वैल्यू जो रहेगी अगर वो बढ़ेगी, अगर n की वैल्यू बढ़ती है, p ऑर्बिटल का जो है वो साइज अगर बढ़ेगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पी पाई बॉन्डिंग में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। हमने ओवरलैपिंग के अंदर पूरा पढ़ा है इसको कि ओवरलैपिंग किस किस वजह से होती है, किस किस वजह से उस पर इफेक्ट पड़ता है। पहले के वीडियोस में देख चेक करके आए हैं अपन। तो एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग यानी कि जो ओवरलैपिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो अपन लोग क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा समझना। मैंने आपको बोला सो एज द साइज ऑफ p ऑर्बिटल इंक्रीजेस, अगर मैं p ऑर्बिटल के साइज को इंक्रीज करता तो एक्सटेंट ऑफ p पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। साइज बढ़ेगा तो ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी ना। ठीक है, अब देखो साइज इंक्रीज होता है तो आप मुझे ये बताएं कि पी पाई बॉन्डिंग किस में सबसे ज़्यादा होगी और किस में कम होगी, है ना। तो मैं आपको एक चीज़ एग्जांपल देता हूँ। देखो, पहले मैंने लिखा 2p पाई, फिर मैंने लिखा 3p पाई, फिर 4p पाई। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करूँगा, यहाँ से यहाँ की तरफ मैं मूव करूँगा तो मुझे पता है n की वैल्यू जो है, ये देखो ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, n की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज़ हो रहा है, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज़ हो रहा है। अब साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज़ होगा तो एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी भाई? एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे अच्छी अगर कोई बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी तो वो लोअर नंबर ऑफ n में देखने को मिलेगी, यानी कि 2p पाई, उसके बाद 3p पाई, उसके बाद 4p पाई। क्लियर हो गया कि अगर हमें कोलेट्रल ओवरलैपिंग करवानी है तो हमें n की वैल्यू कम रखेंगे। अगर n की वैल्यू कम रखेंगे तो साइज ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा? इंक्रीज होगा। सॉरी, n की वैल्यू कम रखेंगे तो साइज ऑफ ऑर्बिटल छोटा होने की वजह से ओवरलैपिंग जो है हमें अच्छी देखने को मिलेगी। n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता चला जाएगा, एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग जो है डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अब इसी पी पाई बॉन्डिंग को हम लोग बोरॉन हैलाइड्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? बोरॉन हैलाइड्स में। बेसिकली हम लोग बोरॉन का एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल्स की कमी नहीं होती बोरॉन में, और बोरॉन्स जो है वो कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी शो करता है, इसलिए हम बोरॉन को यहाँ पे लेते हैं। बोरॉन तो पी पाई हेडिंग डालें, पी पाई बैक बॉन्डिंग, पी पाई बैक बॉन्डिंग इन बोरॉन हैलाइड। बोरॉन हैलाइड में पी पाई बॉन्डिंग हम लोग देखने वाले हैं। चलो, बोरॉन हैलाइड का मतलब क्या होता है? बोरॉन हैलाइड मतलब बोरॉन और कोई भी एक हेलोजन ग्रुप BX3, है ना, 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा वहाँ पे। अगर मैं इसकी n की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, n की वैल्यू, तो n की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी?
3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 मोनोवेलेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, कोई चार्ज नहीं है, डिवाइड कर दूंगा मैं 2 से तो मेरे पास में वैल्यू आएगी 3, और 3 को मैं कह सकता हूँ कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मैं इसको यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ ना कि इसके पास में 3 बॉन्ड पेयर्स हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं है। ये कह सकते हैं ना अपन कि 3 बॉन्ड पेयर है और कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री निकल के आएगी वो ज्योमेट्री को मैं कह सकता हूँ ट्रायगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ज्योमेट्री क्या देखने को मिल रही है? ट्रायगोनल प्लेनर, है ना। अब देखो ज़रा, मैं बोरोन की बात कर रहा हूँ। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास में आता है 1s2, 2s2, 2p1। मतलब अगर मैं इनके ऑर्बिटल को बनाऊँ तो इनके ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से दिखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें। ठीक है, अब इनकी एनर्जी को मैं एक्सचेंज करता हूँ, शेयरिंग होती है भाई, हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो हमारे पास में 2s वाला है और ये 2p वाला है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे सेम एनर्जी के, सेम लेवल के जो है ऑर्बिटल क्रिएट हो गए। एक्साइटेशन में गया ना, काय में गया? एक्साइटेशन में गया, sp2 हुआ ना। तो ये जैसे ही अपने एक्साइटेड स्टेट में गया, इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया। ठीक है, तो 1s और 2p, sp2। देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे देखने को मिल गए। और अब हमारे पास में ये वाला जो है, ये वाला वैकेंट p ऑर्बिटल दिख रहा है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास में है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास में है, इसी के साथ में एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी है, ये 2p ऑर्बिटल भी है हमारे पास में। और ये क्या है हमारे पास में? वैकेंट है। क्या है? वैकेंट। ये वैकेंट है। क्लियर? तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होगी, जो बॉन्डिंग हो रही है हेलाइड्स के साथ में, वो ये कर रहे हैं। ठीक है, हेलाइड के साथ में ये बॉन्डिंग हो गई तो BX3 मॉलिक्यूल तो बन गया। अब हमारे पास में BX3 में क्या है? 2p ऑर्बिटल वैकेंट है। अब ये जो हेलाइड्स होते हैं इनके पास देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो कोई भी हेलाइड ले लो आप, कोई भी हेलाइड आप यहाँ पे ले लो। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे x की वैल्यू आप ले लो, x को आप मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी मान लो। ठीक है, अब ये जो हेलाइड्स हैं इनके पास में क्या है? लोन पेयर्स हैं। अब ये जो लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर को वो क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं। डोनेट कैसे करेंगे? देखो ये हमारे पास में बोरोन है। ठीक है, बोरोन के पास में ये वैकेंट d ऑर्बिटल है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूँ कि ये x, यानी कि एक हेलाइड ऐसा जुड़ा है, एक हेलाइड ऐसा जुड़ा है और एक हेलाइड ऐसे जुड़ा है। ठीक है, अब इनके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे इनके पास में, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे इनके पास में, है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये क्या करेंगे? बैक बॉन्डिंग शो कर देंगे कुछ इस तरीके से, ये बैक बॉन्डिंग शो कर देंगे इसे। मतलब ये जो हेलोजन हमने लिए थे, इन हेलोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट p ऑर्बिटल में दे दिए और ये ऐसे बैक बॉन्डिंग शो कर दी, बैक बॉन्डिंग शो हो गई। तो हम ये कह सकते हैं ना, हम ये कह सकते हैं कि जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ हो रही है। ये हमारे लिए सेंट्रल एटम है, ये जो है हमारा सेंट्रल एटम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग हो रही है वो साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ हो रही है। अब ये जो सेंट्रल एटम है हमारे पास में वो कौन सा है? 2p पाई है, 2p पाई है। और जो साइड एटम है वो np पाई हो सकता है भाई, np पाई हो सकता है। मतलब इसमें 3p पाई, 4p पाई ऐसे करके जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो सराउंडिंग एटम्स होंगे, जो साइड एटम्स होंगे, उनकी वैल्यू n आप ले लो, np पाई। ठीक है, अगर हम ये कह दें, मान लो इनके बीच में अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है, किसमें?
सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स के बीच में ये जो BX3 हमने देखा, BX बॉन्ड जो हम देख रहे हैं, इनके बीच में अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इनकी बैक बॉन्डिंग होने की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा, जो कि अपन लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी। तो वो कौन कौन से चेंज आ रहे हैं वो आप देखना। आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग इन BX बॉन्ड, तो BX बॉन्ड की जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बढ़ जाएगा। सबसे पहली बात तो BX बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा। देखो प्रॉपर्टी में चेंज आ गया पहले ही। अगर मैं बात करूं BX बॉन्ड के बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों बढ़ी, देखो मैं आपको बताता हूँ। बॉन्ड स्ट्रेंथ इसलिए बढ़ी क्योंकि ये जो बॉन्डिंग हो रही थी, ये तो ठीक है, बॉन्डिंग नॉर्मली कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो रहे थे, लेकिन बैक बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए भाई। क्या आ गए? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमें देखने को मिल गया इसके अंदर। ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिले तो हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिख गई। अब अगर बात करूँ मैं बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब अगर मैं बात करता हूँ बॉन्ड लेंथ की, तो भाई बताओ बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ की जो मैं अभी आपको एग्जांपल दिया बॉन्ड स्ट्रेंथ का, तो बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है ना? बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और एक और आप एग्जांपल ले लो, जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी वो बढ़ जाएगी। स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को अपन बाद में देखेंगे, है ना? स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। अब मान लो अगर बैक बॉन्डिंग इनमें हो रही है, मैं एग्जांपल देता हूँ, BF BCl BBr और BI, है ना? बोरोन फ्लोरीन, बोरोन क्लोरीन, बोरोन ब्रोमाइन और ब्रोमीन, बोरोन आयोडीन। ठीक है, इनमें अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो हम ये देखते हैं इधर से इधर चलने पे, जब हम इधर से इधर चलेंगे तो हम ये क्या देख पा रहे हैं कि साइज ऑफ हेलोजन बढ़ रहा है, यानी कि फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन अगर हम लोग देखते हैं तो साइज ऑफ हेलोजन का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। अब हेलोजन का साइज अगर इंक्रीज होगा तो हमने अभी क्या बात की थी कि अगर ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज हो रहा है, सीधी सिंपल सी बात है ये तो, क्योंकि एन की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, एन की वैल्यू बढ़ रही है तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ रहा है, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो आपसे कह सकता हूँ कि एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो गई। क्लियर है? तो अगर मैं इनका ऑर्डर निकालूं, बैक बॉन्डिंग का अगर मैं ऑर्डर निकालूं और मैं ये देखूं कि सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग किस में हो रही है, तो मैं बोल सकता हूं रिलेटिव ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग अगर मैं देखना चाहूं तो किस किस में हो रही है? BF3 सबसे ज़्यादा, फिर BCl3 में, फिर आएगी BBr3 में, और फिर BI3 में। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मैं और बताऊं कि बोरोन हेलाइड जो होते हैं, बोरोन हेलाइड, इनके पास में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? वैलेंस शेल में बोरोन के 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी बॉन्डिंग के बाद में। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनका जो ऑक्टेट है वो क्या है? इनकम्प्लीट है। और इनको मैं इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशी भी कह सकता हूँ, है ना? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशी कह सकता हूँ। और अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशी है तो इनकी टेंडेंसी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन गेन करने की, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की टेंडेंसी फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स होगी कि नहीं होगी? होगी ना। इसका मतलब क्या है कि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ इसके साथ साथ कि सारे बोरोन हेलाइड्स जो होते हैं वो लुईस एसिड्स होते हैं। देखो लिखिएगा ज़रा क्या बोल रहा हूँ मैं, नोट डाल लेना। इन बोरोन हेलाइड्स देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन
in the valence shell of boron, ब्रैकेट में लिखेंगे इनकम्प्लीट octet. So these are electronically deficient species, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज हो गई, एंड हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये गेन कर सकते हैं। इसका मतलब दैट मीन्स these behaves as लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रॉन पेयर ही तो गेन करना चाहते हैं। लुईस एसिड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। बेस की अगर बात करें तो डोनेट कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दैट मीन्स ऑल बोरोन हैलाइड्स आर लुईस एसिड्स। ये कह सकते हैं ना कि सारे के सारे जो बोरोन हैलाइड्स होते हैं वो लुईस एसिड्स होते हैं। अब अगर लुईस एसिड की हमने बात कर ही ली है तो बोरोन हैलाइड्स की लुईस एसिडिटी को भी कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो क्या देखेंगे हम लोग? रिलेटिव लुईस एसिडिटी ऑफ बोरोन हैलाइड, अगली हेडिंग डालेंगे, रिलेटिव लुईस एसिडिटी ऑफ बोरोन हैलाइड्स। टेंशन मतलब मेन ग्रुप में अपन इसको और डीप में पढ़ेंगे, बढ़िया है ना। अभी तो अपन सिर्फ इस चीज़ को नॉर्मली देख रहे हैं बैक बॉन्डिंग के नज़रिए से, ठीक है। देखो अगर मैं आपके सामने रखता हूँ ऐसे BF3, BCl3 और BBr3, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो हो रही है 2p पाई में। यहाँ जो हो रही है वो हो रही है 2p पाई 3p पाई में, और यहाँ जो हो रही है 2p पाई 4p पाई में। क्लियर? ये कह सकता हूँ। तो अब मैं अगर लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ूँगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ तो देखना ज़रा, आप मुझे बताओ, लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा हूँ तो डोनर एटम का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है? यानी कि n की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। n की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है किसके लिए? फॉर डोनर एटम। अब यहाँ पे डोनर एटम कौन है? हेलोजन ही तो हैं। हेलोजन ही तो डोनर एटम है, सेंट्रल एटम को जो डोनेट करके बैक बॉन्डिंग कर रहा है ना। हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, मतलब मैं ये कह दूँ कि साइज ऑफ हेलोजन क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। साइज ऑफ हेलोजन इंक्रीज़ हो रहा है। तो हेलोजन के साइज के इंक्रीज़ होने से ओवरलैपिंग पे क्या फ़र्क पड़ना है? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ऐसे याद हो जाएगा तुम्हें बार बार ऐसे पढ़ोगे तो, है ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पी पाई बॉन्डिंग में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, एक्सटेंट ऑफ पी पाई बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है तो मैं ये कह सकता हूँ कि टेंडेंसी ऑफ बोरॉन टू गेन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम आउटर सोर्स बढ़ रही है। यानी कि बोरॉन की बाहरी किसी सोर्स से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है। मैं कह सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि ओवरलैपिंग तो जो है यहाँ पे कम हो रही है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, टेंडेंसी तो बाहर से लेने की बढ़ेगी ना। तो अपन बोल सकते हैं ना, टेंडेंसी ऑफ बोरॉन टू गेन electron pair from outer source क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो अगर बाहर के किसी सोर्स से आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो किसी भी कारण से, तो वहां पे हम लोग लुईस एसिडिटी के बारे में क्या बोलेंगे कि लुईस एसिडिटी जो है
वो इंक्रीज हो रही है। लुईस एसिडिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगा तो लुईस एसिडिटी बढ़ेगी। क्लियर है? अब देखो एक और चीज़ आ रही है इसके अंदर। हम लोग बोरोन हेलाइड्स को देख रहे हैं, है ना। बोरोन हेलाइड्स को देख रहे हैं और हमें पता है डाइमराइजेशन होता क्या है। डाइमराइजेशन टेंडेंसी अभी मैं और बता दूंगा आपको। बाकी वैसे तो हमने डाइमराइजेशन के बारे में पढ़ ही लिया, थोड़ा सा बहुत स्टार्टिंग में पढ़ा था। डाइमराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है वो बोरोन हेलाइड नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वहां पे सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग हो रही होती है ना। अगर सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग बोरोन हेलाइड में हो रही है तो वो डायमंड नहीं बनाते। जबकि AlCl3 जो है वो सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग नहीं करता, यानी कि उसमें सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग एब्सेंट होती है, तो वो डाइमर बना देता है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले तो आप लिखना डाइमराइजेशन इन बोरोन हैलाइड is not possible due to significant back bonding, significant back bonding, and they does not form dimers, does not form dimers, while in AlCl3 significant back bonding is absent, so they form dimer। ठीक है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने आपसे बोला कि मेरे पास में AlCl3 है, ये AlCl3 मैंने लिया। अब इसका डाइमराइजेशन करा, मैंने क्या किया? डाइमराइजेशन किया। अब जैसे ही मैं डाइमराइजेशन करता हूँ तो आप थोड़ा सा नोटिस करना यहाँ पे, ये मेरे पास में एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये एल्यूमिनियम, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है। बोरोन हैलाइड्स नहीं बनाते हैं डाइमर। बोरोन हाइड्राइड में हम देखेंगे क्या सिस्टम है, वो आगे चल के देखेंगे। अभी AlCl3 की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ये जो आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स हैं हमारे पास में, ये टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। भाई ये मत कर देना कि इसको थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कर दे, नहीं, ये हैं टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सारे के सारे कैसे हैं? टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। ये भी टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये वाला भी टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन, और ये वाला भी टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अब जिनको ये टू सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन नहीं पता है उसको मैं बता दूं। भाई देखो ये वाला जो एल्यूमिनियम है, ये वाला जो एल्यूमिनियम है, ये जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल जा रहा है बढ़िया, यहाँ से भी जा सकता है बढ़िया, यहाँ से भी बढ़िया जा रहा है और यहाँ से भी बढ़िया जा रहा है। तो दो सेंटर हो गए और दो इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। दो सेंटर और दो इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लियर हो गया? अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं लेता हूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। देखना, मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एक लुईस बेस लो और एक लुईस एसिड लो, ठीक है, और इनसे एक प्रोडक्ट फॉर्म करो जो कि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, कुछ ऐसा दिखेगा। BH नहीं है, BX, ये हो गया BX3। ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि जो BX बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये जो BX बॉन्ड यहाँ फॉर्म हुआ है, इसकी बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ा? इसकी बॉन्ड लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ा? तो आपको ये पता है कि पहले पहले जब ये ऐसे BX बॉन्ड था, मतलब नॉर्मल BX बॉन्ड था, तब मैंने आपको ये बताया था कि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए थे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए थे, किस वजह से आए थे? ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग हमारे पास में पार्शियल
डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड बनाया, जैसे ही ये बॉन्ड बनाया, तो अब बी एक्स के बीच में ये जो अब इलेक्ट्रॉन था वो नाइट्रोजन का आने लगा ना भाई, नाइट्रोजन ने इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे दिया ऐसे इलेक्ट्रॉन, तो एक्स का तो कोई फंडा नहीं बचा, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर जो है वो खत्म हो गए। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर खत्म होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बी एक्स के अंदर यहाँ पे इस केस में कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, नो बैक बॉन्डिंग। और ये जो कैरेक्टर थे डबल बॉन्ड, अब वो वापस कैसे हो गए, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में बदल गए। अब जैसे ही सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में ये बदले, तो हम ये कह सकते हैं कि इस केस के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर था, जो बॉन्ड ऑर्डर था, सॉरी, हाँ, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पहले तो जब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आए थे उसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हुआ था। तो अब यहाँ पे जैसे ही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर गए, बैक बॉन्डिंग खत्म हुई, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, इसका डिक्रीज हो गया। और वहीं अगर मैं बात करूँ बॉन्ड लेंथ की, वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। क्लियर है यहाँ तक का फंडा कि भाई बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज हुई, बॉन्ड लेंथ कैसे डिक्रीज हुई, है ना, बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ कैसे डिक्रीज हो रही है, यहाँ तक का फंडा तो क्लियर हो गया ना, है ना। चलो अब आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग बात कर रहे थे बोरोन हैलाइड्स की, अब बात करेंगे हम लोग बोरोन हाइड्राइड्स की। बोरोन हैलाइड में डाइमराइजेशन की टेंडेंसी नहीं थी, लेकिन बोरोन हाइड्राइड्स में डाइमराइजेशन की टेंडेंसी है। हम देखते हैं ना B2H6 बनता है मेन ग्रुप के अंदर, आप पढ़ेंगे प्रॉपरली इसको, है ना। बोरॉन हाइड्राइड, हेडिंग डाल लेना, बोरॉन हाइड्राइड। बोरॉन हाइड्राइड के पास में टेंडेंसी होती है डाइमराइजेशन की, तो आप लिखेंगे बोरॉन हाइड्राइड हैज द टेंडेंसी टू अंडरगोज डाइमराइजेशन। अब भाई ऐसा क्यों होता है कि बोरॉन हैलाइड डाइमराइजेशन नहीं कर रहे हैं, बोरॉन हाइड्राइड डाइमराइजेशन कर रहे हैं? देखो, पहली चीज, बोरॉन हैलाइड में सिग्निफिकेंट बैक बॉन्डिंग होती है, पक्का होती है। बोरॉन हाइड्राइड में सिग्निफिकेंट होती है क्या? सोच के देखो, बोरॉन के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सॉरी वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल है हमारे पास में, है ना। क्या हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन? नहीं। वो सब बॉन्ड बना ले, बहुत बड़ी बात है ना। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ही नहीं, तो जब बैक बॉन्डिंग नहीं, डाइमराइजेशन हो जाएगा, डाइमर बन जाएंगे। देखो कैसे, मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास में ये BH3 है ना, बोरोन हाइड्राइड है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन में क्या कह सकता हूँ, sp2 होती है। अब अगर मैं इसका डाइमराइजेशन करवाऊँ, क्या करवाऊँ, डाइमराइजेशन करवाऊँ, तो मेरे पास में प्रोडक्ट बन के आता है B2H6, ठीक है, B2H6। मैं आपसे कह सकता हूँ ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, है ना। तो ये जो बॉन्ड आपको बनता हुआ दिख रहा है ना, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन वाला, इनको कहा जाता है, ये कैसा, ये कैसे बना ये बॉन्ड, ये है बनाना बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। अब ये बनाना बॉन्ड बना कैसे, वो भी थोड़ा समझ लो। ये कुछ इस तरीके से बनता है भाई, दिखा देता हूँ मैं, कुछ कुछ इस तरीके का दिखता है। अब बनाना तो मेरा छोटा नहीं, थोड़ा मोटा बन गया, थोड़ा सा मोटा सा बनाना बन गया मेरा, क्योंकि जगह वो वैसी है ना। ये बनाना बॉन्ड्स होते हैं। अब ये कैसे बना, मतलब बनाना बॉन्ड कैसे बनता है वो दिखा देता हूँ मैं आपको, जो कि आपको LCl3 में समझ में नहीं आया, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना बॉन्ड्स होते हैं ये कैसे बनते हैं वो भी आप समझ लो। देखना ज़रा, मैंने आपसे बोला बोरॉन, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p1, क्लियर। ऑर्बिटल बनाए जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके
एक इलेक्ट्रॉन इसका एनर्जी एक्सचेंज एक्साइटेशन एनर्जी में गया, sp2 लिया, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आया sp2, ठीक है। और ये हमारे पास में वैकेंट p ऑर्बिटल था, इसको भी अंडरगो लिया, वापस चेंज आया, ये बना यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बस ये फ़र्क है इसमें कि इसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? एक वैकेंट ऑर्बिटल है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ इस केस में कि जो बोरॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख रहा है, और ये वाला खाली है। फिर अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन है, ये बोरॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये वाला खाली है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन। अब आप मुझे ये बताओ कि ये वाला बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ में और ये वाला इसके साथ में बनेगा, तो एक बोरॉन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक बोरॉन, ये हो गए हमारे पास में 3 सेंटर। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और AlCl के कंडीशन में क्या था कि 2 सेंटर थे Al और Cl और उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। नीचे की बात करेंगे Al और Cl, उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो यहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस केस में, इसको थोड़ा सा और फर्दर बढ़ाऊँ मैं नीचे, मैं कुछ इस तरीके से इसको बना सकता हूँ कि ये तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ये इलेक्ट्रॉन एक इसमें, यहाँ पे इसको थोड़ा सा वाइड बनाऊँ, कुछ ऐसा, ये हाइड्रोजन का, ये कुछ ऐसा, ये होगा बोरॉन का, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन, ये बोरॉन, ये हाइड्रोजन। और इस वाले केस के अंदर यहाँ बोल सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, एक इधर से गया और एक हाइड्रोजन का, तो 3 सेंटर हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिले। वहीं अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ, ये हाइड्रोजन, इसको वाइट बनाऊँ ऐसे, और इसको ऐसा बनाऊँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, लेकिन मामला, चलो फिर से मैं क्लियर कर ही देता हूँ, फिर से बना देते हैं इसको, इसको ऐसा बनाओ थोड़ा बड़ा, इसको बनाओ थोड़ा बड़ा, और इसको बनाओ ऐसे हाइड्रोजन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिले। तो ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो किस तरीके से शो होती है, वो कुछ इस तरीके से शो होती है। देखो दिखाता हूँ, ये H कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो होती है। तो ये होते हैं आपके बनाना बॉन्ड, ये क्या होते हैं आपके बनाना बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर है? जैसे आप लोग ऑर्गेनिक में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं, है ना, ऑर्गेनिक में पढ़ा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, हम लोग B2H6 को लेते हैं THF के साथ में, है ना। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको देखो, B2H6 में हम लोग पढ़ते हैं कुछ ऐसी वाली रिएक्शन, RCH डबल बॉन्ड CH2, ये जाती है अंडरगोज पहले तो B2H6 और THF के साथ, फिर सेकंड में आती है ऑक्सीडेशन H2O2 OH नेगेटिव। तो हमें क्या प्रोडक्ट देखने को मिलता है, RCH और CH2OH। अब ये जो अल्कोहल बनी, ये कैसे बनी, आप थोड़ा सा नोटिस करना। इसमें क्या होता है कि हमारे पास में जो फुरैन होती है ना, ये
इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस B2H6 में, इस डाइमर में सिमेट्रिकल क्लीवेज करवाती है। क्या करवाती है? एक सिमेट्रिकल क्लीवेज हमें देखने को मिलता है। अब ये जो सिमेट्रिकल क्लीवेज हमें देखने को मिलता है, इससे जो डाइमेरिक बोरोन होती है, डाइमेरिक बोरोन जो है हमारे पास में, वो मोनोमेरिक बोरोन में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने आपको क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी देखो यहाँ पे तो नहीं मिल रहे थे ना इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिले? यहाँ से मिले, इस लोन पेयर से। ये लोन पेयर कहाँ पहुँचे? ये जो डाइमेरिक बोरोन थी वो काय में, मोनोमेरिक बोरोन में कन्वर्ट हो गई। तो इससे हमें जो प्रोडक्ट देखने को मिला वो कुछ इस तरीके का देखने को मिला। देखो, ये ऑक्सीजन और ये BH3। मतलब BH3 को जो इलेक्ट्रॉन मिलने थे बैक बॉन्डिंग के लिए, वो उसने ऑक्सीजन से ले ली, आउटर सोर्स से ले लिए, लुईस एसिड की तरह बिहेव किया, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यहाँ पे करवा रहे हो तो आप ये THF, ज़रूरी नहीं है कि THF ही जो है डाइमेरिक बोरोन को मोनोमेरिक बोरोन में कन्वर्ट करे। आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो फॉर एन एग्जाम्पल डाइमिथाइल सल्फाइड, है ना, CO, Me3N। ये भी क्या करते हैं? सेम चीज़ डाइमेरिक को मोनोमेरिक में कन्वर्ट करते हैं। किस में करते हैं कन्वर्ट? मोनोमेरिक बोरॉन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम THF का यूज़ क्यों लेते हैं, THF इसलिए यूज़ होता है ताकि ये जो डाइमेरिक बोरोन है वो मोनोमेरिक बोरोन में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद में आप ऑक्सीडेशन की स्टेप करवा देते हैं। क्लियर हो गया है ना? यहाँ तक क्लियर है? अब ज़रा डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग को भी देख लेते हैं। अभी तक अपन क्या देख रहे थे? पी पाई बैक बॉन्डिंग देख रहे थे। अब डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो यहाँ पे भाई डाल लेना हेडिंग डी डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। अब ये जो ओवरलैपिंग है यहाँ पे, जो डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ये भी कोलेट्रल ओवरलैपिंग होगी, लेकिन डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में। क्या बोला मैंने? डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में। तो आप लिख लो, इट इज द कोलेट्रल, it is the collateral overlapping, it is the collateral overlapping in between d orbital and p orbital। डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में कोलेट्रल ओवरलैपिंग होती हुई हमें दिखेगी। कैसे हो रही है देखो ज़रा ध्यान से। भाई डी के लिए माफ़ी चाहूँगा, डी मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा बनता नहीं है ना। इस पे नहीं बनता, बाकी कॉपी पे आप जैसा बनवाना चाहो मैं बना देता हूँ। यहाँ पे तो माफ़ कर देना भाई, है ना। यहाँ पे थोड़ी सी माफ़ी दे दो सरकार हमें, बाकी हम कॉपी पे बड़ी अच्छी बना लेते हैं। वहाँ हमें दिक्कत नहीं होती, यहाँ पता नहीं क्यों ही दिक्कत हो जाती है। देखो भाई, मैंने बोला यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, क्लियर। मैंने बोला यहाँ इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई और यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हुई, क्लियर। क्या हुआ? डोनेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन डोनर एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एटम को दिए। यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन सेंट्रल एटम या साइड एटम हो सकता है डी, या सेंट्रल एटम या साइड एटम हो सकता है पी, है ना। या मैं क्या क्या कह रहा हूँ आपको कि जो डी ऑर्बिटल है वो सेंट्रल एटम भी हो सकता है या सराउंडिंग एटम भी हो सकता है ना। सेंट्रल एटम हो सकता है डी, या सराउंडिंग हो सकता है। या तो फिर ये जो पी ऑर्बिटल है ये सेंट्रल एटम हो जाए या ये सराउंडिंग एटम हो जाए। तो इनके बीच में अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए, डोनेट हुए। यहाँ इस वाले केस में भी कह सकता हूँ कि जो डोनर एटम है वो सेंट्रल एटम भी हो सकता है, सराउंडिंग एटम भी हो सकता है। एक्सेप्टर वाला सेंट्रल एटम भी हो सकता है
सराउंडिंग एटम भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसे चला। क्लियर हो गया मामला? क्लियर हुआ? मैंने बोला कि ये जो डी ऑर्बिटल है, ये जो डी ऑर्बिटल है अभी हाल फिलहाल के लिए ये कैसे बिहेव कर रहा है, एक्सेप्टर की तरह। तो ये डी ऑर्बिटल सेंट्रल एटम भी हो सकता है और सराउंडिंग एटम भी हो सकता है जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, पी ऑर्बिटल में है ना, पी से डी में जा रहा है ना। तो डी ऑर्बिटल एक्सेप्टर एटम हो गया। वो सेंट्रल एटम भी हो सकता है डी, और सराउंडिंग भी हो सकता है। और जो डोनर एटम है जो हमारा पी ऑर्बिटल है पहले वाले केस में, इस वाले केस में, ये सेंट्रल एटम भी हो सकता है और सराउंडिंग एटम भी हो सकता है। ठीक है, वैसे ही दूसरे वाले केस में भी हमको देखने को मिल रहा है ना। अब एक नोट डाल के लिख लो जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नोट डाल लेना भाई, नोट डालो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है ना, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जो होती है वो डोमिनेंट होती है। वो डोमिनेंट होती है किस पे, पी पाई बॉन्डिंग पे। दिमाग में रख लेना भाई ये बात। क्या बोला? जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है वो डोमिनेट करती है पी पाई बॉन्डिंग पे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डी ऑर्बिटल का नेचर इंक्लाइनेबल होता है। देखो लिख लेना पहले, बिकॉज ऑफ inclinable nature of d ऑर्बिटल। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस बात को थोड़ा सा गौर से समझना, थोड़ा ध्यान देना। लेकिन 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 इंक्लाइनेबल नेचर है बट फॉर सिमिलर साइज ऑर्बिटल, हर जगह डोमिनेट नहीं करेगी। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझना। मैंने आपसे बोला कि ये एक पी ऑर्बिटल है और ये एक डी ऑर्बिटल है। ठीक है, मैंने आपसे बोला कि ये 2p पाई है और ये 3d पाई है, 2p पाई और 3d पाई। और मैंने आपसे बोला ये एक पी ऑर्बिटल है, ये एक पी ऑर्बिटल है, ये है 2p पाई और ये है 3p पाई। अब बताओ दोनों में बैक बॉन्डिंग किस में अच्छी होगी? जो झुक जाएगा उसमें अच्छी होगी या जो अकड़ के खड़ा रहेगा उसमें अच्छी रहेगी? भाई जो झुकेगा उसी के सामने झुके, उसी को इलेक्ट्रॉन देंगे जो झुकेगा। जो अकड़ के खड़ा रहेगा उसके साथ में बैक बॉन्डिंग क्यों होगी? तो देखो ये जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना ये इंक्लाइनेबल होते हैं, यानी कि थोड़े से बैंड होते हैं, झुके हुए होते हैं टुवर्ड्स द पी ऑर्बिटल ऐसा, जिसकी वजह से बैक बॉन्डिंग करने में आसानी होती है कंपैरेटिवली। अगर मैं इसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, साइज बड़ा है भाई। ऐसे ही अकड़ के साथ में ये बैक बॉन्डिंग करेगा या जो झुका हुआ है जो उसके बराबर का है उसके साथ में करेगा, सिमिलर साइज में करेगा या डिसिमिलर साइज में करने की कोशिश करेगा, है ना। तो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जो होती है वो डोमिनेट करती है पी पाई बॉन्डिंग पे, क्योंकि डी ऑर्बिटल का इंक्लाइनेबल नेचर होता है, थोड़ा सा झुकने वाली प्रवृत्ति होती है। लेकिन 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 ये तब ही होगा जब सिमिलर साइज के ऑर्बिटल हों। अगर साइज में ज़्यादा बड़ा फैक्टर आ गया तो भूल जाना भाई बैक बॉन्डिंग हो पाए, क्योंकि यहाँ दिक्कत होती है, साइज बढ़ता है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग नहीं होती है, और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग नहीं होने की वजह से बैक बॉन्डिंग प्रॉपरली नहीं हो पाती है ना। तो हमें एन की वैल्यू जितनी छोटी हो सके उतनी रखनी है। एन की वैल्यू छोटी रहेगी बैक बॉन्डिंग अच्छी होगी। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आप, एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन के बेसिस पे आप मुझे आंसर देना। और जिनको आ गया वो क्वेश्चन मतलब उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिनको क्वेश्चन नहीं आया मतलब कुछ कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है, थोड़ा सा फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर नहीं भी आया तो टेंशन मत लेना, इस क्वेश्चन के बाद में आ जाएगा सारा। अरेंज द फॉलोइंग
in decreasing order of पाई बॉन्डिंग। ये जो पाई बॉन्डिंग हो रही है इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। देखो ऑप्शन है ए 2p पाई, 3p पाई, बी 2p पाई, 2p पाई, सी 2p पाई, 3d पाई। अब आप मुझे बताओ सबसे अच्छी पाई बॉन्डिंग जो बैक बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है वो किस में देखने को मिल रही है। सबसे पहला फैक्टर सिमिलर साइज। साइज अगर सेम होगा सबसे अच्छी। छोटा साइज एन की वैल्यू सबसे छोटी किस में है, देखो इन दोनों में से एन की वैल्यू जो है सबसे छोटी है, इसलिए बी के अंदर सबसे अच्छी। फिर यहाँ पे देखो 2p पाई, 2p पाई, 3p पाई, 3d पाई, मतलब इसके अंदर जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू सेम है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंक्लाइनेबल नेचर, तो डी ऑर्बिटल का इंक्लाइनेबल नेचर होता है, ये झुकता है भाई उसके साथ में, तो सी पहले और फिर ए, 2p पाई और 3p पाई। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। इंक्लाइनेबल नेचर अगर सिमिलर एन की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, यानी कि साइज ऑफ ऑर्बिटल हमारे लिए सिमिलर है ना, एन की वैल्यू वहाँ पे सिमिलरिटी में शो हो रही है, तो आप इंक्लाइनेबल नेचर देखेंगे। अदरवाइज सबसे पहले तो आप एन की वैल्यू जो सबसे छोटी होगी उसके अंदर ही अच्छी बैक बॉन्डिंग करवाएंगे, बाद में आप आएंगे इस नेचर पे। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आपने इंक्लाइनेबल नेचर देख लिया बात खत्म ये पहले नंबर पे आ जाए, ऐसा नहीं होना है ना। चलो अब कुछ एप्लीकेशन मैं आपसे डिस्कस करूंगा डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में। छोटी सी एप्लीकेशन से ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम नहीं होगा। हाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि अब तो लंबी होना स्टार्ट हो गई हैं और ये वीडियोस अब लंबी ही चलेंगी भाई, थोड़ा सा ध्यान में रखना इस चीज़ को। बोर मत हो जाना, अगर बोर हो जाओ तो थोड़ी देर के लिए पॉज करके बैठ जाना, कहीं नहीं भाग रहा है ना। लेकिन कोशिश करना कि एक ही बैठक में देखो तो माइंड में वो चीज़ छप जाएगी और एक बार में रिवीजन प्रॉपर हो जाएगा। तो आप हेडिंग डालें एप्लीकेशन ऑफ डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग या पी पाई डी पाई पी पाई बॉन्डिंग। क्लियर। चलिए सबसे पहली एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी। हम स्टेबिलिटी फैक्टर को ही सबसे पहले देखेंगे। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बोलूँगा CF3 नेगेटिव और CCl3 नेगेटिव, CF3 नेगेटिव और CCl3 नेगेटिव। अब भाई CF3 और CCl3 नेगेटिव में स्टेबिलिटी ऑर्डर को अगर मैं चेक करूँगा तो आप ये देखना, ये जो मेरे पास कार्बन है, कार्बन के पास में ये देखो नेगेटिव चार्ज था, ये लोन पेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना। चार्ज मतलब क्या, दुख पीड़ा परेशानी, इससे परेशानी ही बढ़ती है, इस परेशानी को ख़त्म करना होता है या उसको स्टेबलाइज करना होता है ना। यहाँ पे आप देखो ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये Cl, ये Cl, ये Cl। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। तो अगर आप देखें तो ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन -I से इस चार्ज को स्टेबल कर रहे हैं, -I से इस चार्ज को स्टेबल कर रहे हैं, सेम एज क्लोरीन कर रहे हैं भाई। क्लोरीन क्यों पीछे हटे, क्लोरीन भी तो -I का लगाएंगे ना, क्लोरीन भी -I लगा रहे हैं। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी फैक्टर तो अभी तक तो सेम नज़र आ रहा है। लेकिन देखो एक चीज़ और है, मैंने आपको बताया था कि अगर थर्ड पीरियड से कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट 3d ऑर्बिटल होगा। अब इसके पास में जो वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, अब यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ क्या हो जाएगी, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी भाई। सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, तो बैक बॉन्डिंग की वजह से स्टेबिलिटी आ जाएगी। कैसे आ जाएगी कि यहाँ पे
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैठी हुई थी वो फोर्सफुली वहाँ पे लग रही थी, टेंशन दे रही थी। अब वहाँ से जब वो इलेक्ट्रॉन उठ के इन क्लोरीन के अंदर आ जाएंगे, बैक बॉन्डिंग हमें देखने को मिल जाएगी। सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, तो वो जो बोझ है कार्बन के ऊपर का वो हल्का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो CCl3 में देखने को हमें मिलेगी। तो ऐसे जो डी पाई पी पाई बॉन्डिंग हमें देखने को मिल रही है, तो आप इस केस के अंदर क्या कह सकते हैं कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो 2p पाई 3d पाई के बीच में हो रही है। यानी कि मैं आपसे कह दूं कि सेंट्रल एटम से सराउंडिंग एटम की तरफ हो रही है। ये क्लियर है। हमारे पास में बैक बॉन्डिंग के लिए फैक्टर क्या होता है कि एक जो है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए। हाँ देखो भाई, कार्बन हमारे लिए सेकंड पीरियड से है और ये जो है वो थर्ड पीरियड से है, और थर्ड पीरियड के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो कार्बन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, लेकिन उसके पास वहाँ पे क्या है, चार्ज था, इलेक्ट्रॉन्स थे, तो वो उसने वहाँ पे डोनेट कर दिए। तो स्टेबिलिटी अगर अपन देखें तो CF3 में कम, CCl3 में ज़्यादा। क्लियर हो गई ये बात। सेकेंड प्रॉपर्टी, या अगर अपन बोले सेकेंड एप्लीकेशन, सेकेंड एप्लीकेशन में हम देखेंगे एसिडिक नेचर। क्या देखेंगे? एसिडिक नेचर ऑफ CHF3 एंड CHCl3। एसिडिक नेचर की बात करेंगे CHF3 एंड CHCl3। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ, देखो मेरे पास में ये है CHF3, क्लियर, और ये है CHCl3। ये क्या है मेरे पास में? कॉन्जुगेट एसिड्स हैं। अब अगर मैं इसको कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ से हाइड्रोजन को H प्लस को बाहर निकालना पड़ेगा भाई, H प्लस दोनों में से बाहर निकालने पड़ेंगे मुझे। क्लियर? मेरे पास में ये बन गया CF3 माइनस और CCl3 माइनस, ये होगा मेरे लिए कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एसिडिटी, एसिडिक नेचर जो है वो CHCl3 का ज़्यादा होगा, यानी कि CCl3 का ज़्यादा होगा। उसका फैक्टर आपको पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग इन बिटवीन डी पाई एंड पी पाई, है ना। डी पाई पी पाई के अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है, जो कि अभी हम लोगों ने स्टेबिलिटी के अंदर देखा। स्टेबिलिटी फैक्टर के अंदर CF3 क्यों नहीं शो कर पा रहा है, CCl3 क्यों शो कर पाता है? स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, उतना ही ज़्यादा एसिडिक उसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस बढ़ेगी तो कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगी। एज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इंक्रीजेज, the stability of conjugate acid will also be increases। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस में CCl3 की है, CHCl3 कॉन्जुगेट एसिड, तो उसकी स्टेबिलिटी बेटरली वहाँ बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ो भाई। तीसरी एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन हमसे कहती है टेंडेंसी टू फॉर्म एडक्ट। अब भैया एडक्ट भी अच्छे बनाता है। एडक्ट कैसे बन रहा है देखना ज़रा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले THF का एक एग्जांपल दिया था, पहले आपको THF का एग्जांपल दिया था। THF और B2H6, वो डाइमराइजेशन वाला, इनके बीच में तो कोई एडक्ट बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सॉरी, इन दोनों के बीच में जो एडक्ट बनेगा वो कैसे बनेगा? वो कुछ इस तरीके से बन रहा है एडक्ट। इसके पहले भी हम लोग एडक्ट बना चुके हैं इसका, ऐसा है ना। ये तो एडक्ट फॉर्म करेगा, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे SiH3 होल ट्वाइस ऑक्सीजन, इसके लोन पेयर और B2H6, अब बताओ यहाँ पे एडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? यहाँ पे कोई एडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा इसका थोड़ा सा नोटिस करना। THF क्या कर रहा है? THF क्या करता है, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर जो होते हैं, ये जो लोन पेयर होते हैं भाई, वो कहाँ देता है? वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में देता है।
तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो डाइमेरिक बोरॉन थी वो मोनोमेरिक बोरॉन में सिर्फ इसीलिए कन्वर्ट होती है, इसीलिए यहाँ पे टीएचएफ और बोरॉन का एडक्ट बनता है, जस्ट बिकॉज बोरॉन जो है वो लुईस एसिड की तरह बिहेव करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर बाहर के आउटर सोर्स से लेने की कोशिश करती है। अब उसको आउटर सोर्स से तो मिल गया है ना, इलेक्ट्रॉन आउटर सोर्स से मिल गया, इसलिए उसने एडक्ट फॉर्म कर लिया। लेकिन इस केस में अगर आप देखें कि ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, ये डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि ये जो लोन पेयर हैं ये बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। ये क्या है? बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। मतलब ये जो सिलिकॉन है ना, इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है भाई, ये इलेक्ट्रॉन तो इसमें जा रहे हैं, इसमें तो नहीं जा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो लोन पेयर थे इन्वॉल्व्स इन बैक बॉन्डिंग, इन्वॉल्व्स इन बैक बॉन्डिंग, सो not available, not available in एडक्ट फॉर्मेशन, एडक्ट फॉर्मेशन के लिए ये अवेलेबल नहीं है। ठीक, चलिए अगली बात करें। फोर्थ एप्लीकेशन हमारे लिए हो जाएगी इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज होती है भाई, ये तो हमें पता ही, बॉन्ड लेंथ की हम लोगों ने तो बात कर ही रखी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए और बी, इनके बीच में बैक बॉन्डिंग हुई, इन दोनों के बीच में बैक बॉन्डिंग हुई, तो मैं कह सकता हूँ कि इनके बीच में जो फॉर्म हुआ बॉन्ड, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स होंगे, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होंगे बैक बॉन्डिंग होने की वजह से। तो अगर बैक बॉन्डिंग है, प्रेजेंट है, तो मैं ये देख सकता हूँ कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, क्लियर सी बात है, अगर बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे पहले 1 था तो अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो गया। सॉरी, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पहले ही पढ़ चुके हैं। बॉन्ड एंगल पे, बॉन्ड एंगल पे इसका क्या इफेक्ट पड़ा, बॉन्ड लेंथ तो हमने पढ़ लिया, बॉन्ड एंगल पे इसका क्या फ़र्क पड़ा, ये प्रॉपर्टी देखो आप, ये एप्लीकेशन देखो, इफेक्ट ऑन, इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल पे इसका क्या फ़र्क पड़ा, ये भी मज़ेदार चीज़ है, थोड़ा सा देखना। मैं कंपेयर कर रहा हूँ Me2O और SiH3 2O। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में से बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा। तो आप थोड़ा सा पहले नोटिस करना, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ये रहा मेरा ऑक्सीजन, ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, और हमें पता है इनके बीच का जो एंगल है वो 110 डिग्री होता है ना। 110 डिग्री क्यों होता है, वो भी आप देखो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, पहली चीज़ तो ये रिपल्शन करेंगे, लोन पेयर्स जो थे वो रिपल करेंगे, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा। लेकिन ये जो साइड एटम्स हैं ये बड़े हैं, साइज इनका बड़ा है, और हमने एक टर्म पढ़ी थी NBEPR, याद करो याद करो, NBEPR पढ़ा था, जिसमें सेंट्रल एटम का साइज छोटा और सराउंडिंग का साइज बड़ा होना चाहिए, है ना। सराउंडिंग का बड़ा है, सेंट्रल का छोटा है। NBEPR यहाँ पे लग रहा है नेबरिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ठीक है। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये जो ऑक्सीजन है और ये है SiH3, ये है SiH3, भैया ये जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर है ना, अब ये सिलिकॉन अपने वेकेंट ऑर्बिटल में रख लेगा, है ना। यहाँ की, अब देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर गए या इसके अंदर गए तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, पहली चीज़ तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया। दूसरा, ये ग्रुप तो बहुत ही बड़े हैं, NBEPR लग गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई तो और ज़्यादा रिपल्शन देखने को मिला। तो ये जो थीटा होगा ना, ये जो थीटा होगा डेफिनेटली 110 से बड़ा होगा, डेफिनेटली 110 से बड़ा होगा। और अगर आप देखें कि ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब ऑक्सीजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो बैक बॉन्डिंग में चली गई, जिससे जो रिपल्शन लग रहा था
जिससे जो ये रिपल्शन लगना था वो क्या हो गया, वो रिपल्शन कम हो गया, है ना। रिपल्शन कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई, बॉन्ड लेंथ कम अगर हो गई, अब देखो बॉन्ड लेंथ कैसे कम हुई, बॉन्ड लेंथ कैसे कम हुई, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, तो बॉन्ड लेंथ कम होने से एंगल बढ़ गया, एंगल बढ़ गया। क्लियर हो गया। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि Me2O और SiH3 2O के बीच में जो बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन अपन देख रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल इसका ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली टू Me2O के। ये क्लियर हुआ माइंड में कि ऐसे क्यों फ़र्क पड़ता है। देखो भाई, यहाँ पे तो रिपल्शन लगी रहा था ना, ये तो रिपल्शन लगी रहा ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, है ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन लगता है, जिसकी वजह से ये एंगल जो है और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, लेकिन NBPR क्या कर रहा है, इसको बढ़ा रहा है, और इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बनती है जो कि 110 डिग्री पे आती है। लेकिन इस वाले केस के अंदर जब हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ से कम कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भेज दिया। अब ऐसा मत सोचना कि भैया दो लोन पेयर हैं तो एक लोन पेयर इसमें चला जाए और एक लोन पेयर इसमें चला जाए, ना भाई ना, कभी भी ये गलती मत करना। हमेशा सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है अपने सिर्फ एक ही लोन पेयर को वहाँ पे शेयर करता है, एक ही लोन पेयर शेयर करेगा, दोनों लोन पेयर शेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले लोन पेयर की एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, और वो किसी के साथ शेयर होगा ही नहीं, कभी भी शेयर नहीं होगा। अगर हम लोग देखें तो हम लोग H3O पॉजिटिव बनाते हैं, H4O पॉजिटिव क्यों नहीं बनाते? तो भाई दूसरा इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं है, दूसरा लोन पेयर देते ही नहीं है, कंडीशन ही नहीं बनती है, एनर्जी ही इतनी नहीं लगती। ठीक है। तो दूसरा लोन पेयर, ये मत सोचना किसी में भी अगर कहीं पे भी दो लोन पेयर देखने को मिल रहा है तो उसमें सिर्फ एक ही लोन पेयर काम में लेना, दूसरे लोन पेयर को लेने की गलती कभी मत कर देना। ये बात दिमाग में बहुत अच्छे से रखना। ठीक है। चलो अगली जो एप्लीकेशन है, अगली एप्लीकेशन देखो, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग में अगली एप्लीकेशन है हमारे पास में टेंडेंसी टू अंडरगोज डाइमराइजेशन, बाई डाइमराइजेशन में जाने की टेंडेंसी। अब देखो मैं आपसे कुछ एग्जांपल शेयर करता हूँ, ये सब कंडीशंस अपन लोग पी पाई में पढ़ के आ चुके ना अच्छे से, यहाँ पे इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी क्लियर कर रहा हूँ। सिलिकॉन, ठीक है, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब अगर आप नोटिस करो तो मैंने सेंट्रल एटम के साइज को कम करा है। क्या किया है? सेंट्रल एटम के साइज को मैं कम करता जा रहा हूँ। ठीक। लेफ्ट से, ये भाई मेरा एरो हमेशा ही गड़बड़ बन जाता है, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज हो रहा है, ये कह सकते हो। यानी कि मैं आपसे कहूँ अगर सेंट्रल एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है तो साइज ऑफ डी ऑर्बिटल जो होगा वो भी डिक्रीज होना चाहिए। साइज ऑफ डी ऑर्बिटल डिक्रीजेस। अगर साइज ऑफ डी ऑर्बिटल डिक्रीज हुआ, देखो साइज बढ़ता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है? कम होती है। अगर साइज कम होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि एक्सटेंट ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इंक्रीजेस। ठीक है। तो टेंडेंसी टू, एक मिनट, टू नहीं ऑफ आएगा, टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जो है अब वो बाहर की तरफ तो नहीं जाएगा ना बॉन्डिंग करने के लिए मेजरली, वो अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अच्छी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन यहीं देने की कोशिश करेगा ना, है ना। तो टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन फॉर फर्दर बॉन्डिंग वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। ऑक्सीजन की जो फर्दर बॉन्डिंग है बाहर की दूसरी और भी ज़्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और टेंडेंसी टू अंडरगोज पॉलीमराइजेशन, डाइमर बनाए, ट्राइमर बनाए, टेट्रामर बनाए, ठीक है,
पॉलीमराइजेशन डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो डाइमर ट्राइमर टेट्रामर बनते हैं अब वहाँ पे वो जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। क्लियर हो गई यहाँ पे बात। डाइमराइजेशन की टेंडेंसी तब हमें देखने को मिलेगी जब ऑक्सीजन फर्दर बॉन्डिंग करने के लिए उत्सुक हो, यानी कि उसमें फर्दर बॉन्ड बनाने की, फर्दर बॉन्डिंग करने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो। वो तो तब होगी ना जब सेंट्रल एटम का साइज बढ़ जाएगा। सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा, डी ऑर्बिटल का साइज बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पॉलीमराइजेशन की कंडीशन बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम का साइज तो और कम होता जा रहा है। क्लियर हो गई बात। चलो अगली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे, 7th एप्लीकेशन है ना, ये लास्ट एप्लीकेशन है, उसके बाद में वीडियो एंड करेंगे। 7th एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑन हाइब्रिडाइजेशन। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लिया, बैक बॉन्डिंग समझ में आ जानी है पूरी, बैक बॉन्डिंग पूरी समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं, इफ बैक बॉन्डिंग सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ हो रही है, सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ हो रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन अगर इफ बैक बॉन्डिंग साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ हो रही है तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है उसको एग्जाम्पल से समझो। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने बोला Me3N और SiH3 होल थ्राइस N। क्लियर। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिखूं तो ये हो गई आपकी sp3, हो गई sp3। यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि इसका जो शेप में देखता हूं या ज्योमेट्री में देख रहा हूं वो कैसी हो रही, पिरामिड। इसको मैं आपसे बोल सकता हूं मोर बेसिक, शेप क्या हो गई इसकी, पिरामिडल। और ये कह सकता हूं कि ये मोर बेसिक है। क्यों मोर बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ना, इसका जो लोन पेयर है, ये एमी, ये एमी, ये एमी। क्लियर। इस कंडीशन में यहाँ पे कोई भी आपको वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल ये H+ के साथ में चला जाएगा। हाँ, हालांकि यहाँ पे पिरामिडल इन्वर्जन होता है जो कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा, लेकिन वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, पहले ही बता चुका हूँ, वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। पिरामिडल इन्वर्जन हर जगह मत लगा देना, है ना। ये जो लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये हाइड्रोजन के साथ चले जाएंगे। क्लियर। लेकिन वहीं अगर मैं SiH3 की बात करता हूँ, SiH3 की अगर मैं बात करूँ तो ये हाइब्रिडाइजेशन रखता है भाई sp2। ऐसा क्यों होता है वो देखना। sp2 कहने को हम ये कह सकते हैं कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है। क्या है ये, ट्राइगोनल प्लेनर है। अब आप सोचेंगे सर ये पता नहीं क्या क्या ही बता रहे हो, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं बिगड़ते जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट बिगड़ नहीं रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना कि ये लीस्ट बेसिक क्यों है, थोड़ा ध्यान देना। देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो नाइट्रोजन है ना भाई, इस नाइट्रोजन का यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर बैठे हुए हैं वो बॉन्डिंग करे हुए हैं SiH3 के साथ में, वो बॉन्डिंग करे हैं SiH3 के साथ में, वो बॉन्डिंग करे हैं SiH3 के साथ में। और इस सिलिकॉन के ऊपर यहाँ पे ये लोन पेयर है भाई, ये सॉरी वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाई बैक बॉन्डिंग। क्या देखेंगे, बैक बॉन्डिंग देखेंगे। अब यहाँ जो बैक बॉन्डिंग हुई है, यहाँ जो बैक बॉन्डिंग हुई है, जो पहले स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, जो पहले टेट्राहेड्रल होना चाहिए थी जिसकी ज्योमेट्री, अब यहाँ पे जो लोन पेयर था, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये तो हट गई। जब ये हट गई तो यहाँ पे जो लगने वाला रिपल्शन था, ये जो रिपल्शन था वो हट गया। और वो हटने की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ गए, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ भी छोटी हो गई और इनके बीच में एंगल बढ़ के एक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आया जो कि 120 डिग्री यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर की कंडीशन ले बैठा।
तो समझ में आया कि इस वाले केस के अंदर आप देखो कि यहाँ पे जो मोर बेसिक मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है हाइड्रोजन के साथ में। देखो सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ अगर होगी, अगर सेंट्रल एटम से साइड एटम की तरफ होगी तो ही हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आएगा। अगर साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ हो रही है ना, तो वहाँ चेंज नहीं आना है भाई, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं आना। एग्जाम्पल के लिए देखो BCl3 में बोलता हूँ, देखो ये BCl, ये Cl और ये Cl, ठीक है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। क्लियर? ये गलत बन गया थोड़ा, इसको बड़ा बनाने दो। ये देखो ज़रा, ये इलेक्ट्रॉन बैठे हैं भाई। अब यहाँ पे साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ, साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ, है ना, साइड एटम से सेंट्रल एटम की तरफ बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन में कोई बदलाव आया क्या? नहीं आया। लेकिन पहले जो हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे अगर लोन पेयर है भाई, किसी भी उसमें लोन पेयर ले लो आप, ये NH3 आप लेते हो, ये आप इसकी ज्योमेट्री क्या बताते हो? टेट्राहेड्रल बोलते हो आप इसको, sp3 बोलते हो, क्या बोलते हो? sp3 बोलते हो ना। क्यों बोलते हो? क्योंकि ये जो लोन पेयर है ये दिख रहा है ना यहाँ पे, लेकिन जब ये अपना ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको बांट देगा, शेयर कर देगा साथ में, तो ये ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो गायब हो गई। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही गायब हो गई, इसको मैं अगर गायब कर दूं तो बताओ भाई, इसको आप प्लेनर नहीं बोलेंगे, आप इसको sp2 नहीं बोलेंगे क्या? है ना। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन लो और वीडियो खत्म करते हैं। क्वेश्चन लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर? पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथा। अब आप मुझे बताओ कि इनमें से लीनियर कौन सा है, इनमें से लीनियर कौन सा है? देखो भाई, यहाँ पे तो क्या वैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं है, नहीं है ना, तो ये तो होना नहीं है लीनियर। क्लियर? क्योंकि ये कुछ ऐसा शेप आ जाना है, रिपल्शन लग जाना है। यहाँ पे भी वही केस है, यहाँ पे भी वही केस है, बट यहाँ पे देखो वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया भाई सिलिकॉन का, ये पहुँच गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हट गई, एक बोझ उतर गया, ये कैसा हो गया? लीनियर हो गया। आंसर थर्ड है। क्लियर? ऊपर से बोझ उतर गया, सर के ऊपर से जो दबाने की कोशिश कर रहा था, जो इसके अंदर अपने को फोर्सफुली दबा रहा था, जिसकी वजह से एंगल में बदलाव आ रहा था, अब वो हट गया। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं वीडियो एंड करूँगा, बहुत लंबी हो गई है वैसे भी। अगली वीडियो में पढ़ेंगे भाई डाइपोल मोमेंट, और उसके बाद में फजान रूल, और फिर MOT। ये 3-4 वीडियो के बाद में अपन लोग एंड कर देंगे GIOC को, और OMC हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।